वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा के मान को बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ट्रांसफार्मर का काम होता है केवल एसी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, यह डीसी पे काम नहीं करता है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर काम करता है। अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए दो कुंडली होते हैं। एक कुंडली जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और जब इस बहने वाली विद्युत धारा के मान में अगर लगातार परिवर्तन किया जाए तो पास रखी किसी अन्य कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। फलस्वरूप उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और अगर परिपथ पूर्ण है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा बहने लगेगा। यह म्यूचुअल इंडक्शन या अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। सेम उसी प्रकार से ट्रांसफार्मर में भी दो कुंडली होते हैं। प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है और इसके मान में लगातार परिवर्तन किया जाए तो द्वितीयक कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और उस पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अब द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ेगा कि घटेगा, यह द्वितीयक कुंडली पर जो कॉपर वायर होता है उसकी मोटाई पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में भी दो कुंडली होते हैं और साथ ही साथ एक मध्य में पटलित कोर होता है। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर में तीन भाग होते हैं: प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली और पटलित कोर। ट्रांसफार्मर जो है वह दो प्रकार का होता है, अपचाई या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है उच्चाई या स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो अपचाई ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा देता है लेकिन प्रत्यावर्ती धारा इससे बढ़ जाती है। स्टेप अप या उच्चाई ट्रांसफार्मर जो होता है वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है लेकिन धारा के मान को कम कर देता है। तो देखते हैं दोनों प्रकार का ट्रांसफार्मर। यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर दो प्रकार से आपके बोर्ड में चित्र दिख रहा है। ये प्राथमिक कुंडली है ट्रांसफार्मर का और नीचे में दिया है द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली देखिए, पहला देखते हैं अपन अपचाई ट्रांसफार्मर। ये प्राथमिक कुंडली है जहाँ पे एसी वोल्टेज को यहाँ से इनपुट किया जाता है और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण जो है जब ये नर्म लोहे का क्रोड दिख रहा है यहाँ पर, जब पटलित क्रोड पर पड़ेगा तो यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और पटलित जो क्रोड रहते हैं उसको गोंद या वार्निश देकर आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं ताकि भंवर धाराएं के मान को कम किया जा सके। जब ये बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते होते द्वितीयक कुंडली में पहुंचेगा और अगर इसमें हास जो है अगर कम होता है ऊर्जा का हास, तो ये सारे के सारे चुंबकीय फ्लक्स द्वितीयक कुंडली में भी बद्ध होगा और इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और इसका मान जो है अगर द्वितीयक कुंडली में कॉपर वाइंडिंग दिख रहे हैं यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी अपचाई ट्रांसफार्मर में, द्वितीयक कुंडली में तांबे के तार जो होते हैं आवश्यक मोटाई के होते हैं और फेरों की संख्या इसमें कम होता है। जबकि प्राथमिक कुंडली जो रहता है अपचाई ट्रांसफार्मर का, उसमें फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न अधिक होता है और यह पतला होता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि मोटा तार जो होता है उसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कम होता है जिसके कारण से इसमें अधिक धारा प्रवाहित होती है और इसका वोल्टेज जो है डाउन हो जाता है। तो अपचाई ट्रांसफार्मर में मोटा तार होने के कारण धारा का मान बढ़ेगा और वोल्टेज कम हो जाते हैं। अतः ये जो आपका अपचाई ट्रांसफार्मर है यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये वोल्टेज को कम करता है और धारा को बढ़ा देता है। उसी प्रकार से दूसरा दिख रहा है आपका उच्चाई या स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इससे इनपुट जो प्राथमिक कुंडली होता है वो अपेक्षाकृत मोटे तार लेते हैं और फेरों की संख्या कम रहता है, जबकि द्वितीयक कुंडली जो होता है उसमें तांबे के तार जो होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है और पतले तार यूज किया जाता है। जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और यह चुंबकीय क्षेत्र नर्म लोहे के क्रोड पर पड़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र, और उसके मध्य में जो वार्निश वगैरह देकर आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं। चूंकि वार्निश अचुंबकीय पदार्थ है अतः वहां पर अचुंबकीय क्षेत्र, इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र और अचुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। चूंकि द्वितीयक कुंडली में पतला तार लेते हैं उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है अतः धारा का मान कम हो जाएगा और धारा का मान कम होगा तो निर्गत में हमको बढ़ी हुई वोल्टेज के साथ ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि उच्चाई ट्रांसफार्मर जो है वह वोल्टेज को
बढ़ाता है जबकि धारा के मान को कम कर देता है। इसको चित्र के माध्यम से इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए मेरे हाथ में एक प्रकार का एक ट्रांसफार्मर दिख रहा है। इस ट्रांसफार्मर में देखिए ये प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीयक कुंडली। अगर हम लोग अब चाइल्ड ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के केस में देखें तो प्राथमिक कुंडली में देखिए ये आपका कॉपर बाइंडिंग है, कॉपर वायर है जो अधिक फेरे पतले तार के लेते हैं, ये प्राथमिक कुंडली का काम करता है। नीचे में जो है मोटे तार लिया गया है और फेरों की संख्या कम होती है, ये द्वितीयक कुंडली का काम करता है। और इन दोनों कुंडलियों को नरम लोहे के क्रोड पर लपेट कर बनाए जाते हैं। देखिए पत्ती के रूप में रहता है नरम लोहे का क्रोड, जो दोनों के बीच में जो है गोंद या वार्निश देकर आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं। नरम लोहे का क्रोड इसलिए प्रयुक्त करते हैं क्योंकि इसमें एक प्रकार का ऊर्जा हास होता है जिसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। भंवर धाराओं के कारण इसकी तीव्रता कम हो जाएगा। अतः भंवर धारा के मान को कम करने के लिए नरम लोहे के छोटे छोटे प्लेट जो है पटलित यानी प्लेटों के रूप में लिया जाता है। तो ये तीसरा भाग है। तो इस प्रकार से ये आपका प्राथमिक कुंडली हो गया। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के केस में ये द्वितीयक कुंडली है। यहाँ पर वायर निकला रहता है इनपुट देने के लिए और यहाँ से अपने को रिजल्ट प्राप्त होते हैं। अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर लेंगे तो इसको पलट देना है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में मोटे तार कम फेरे के लेते हैं और द्वितीयक कुंडली जो होता है उसमें पतले तार अधिक फेरे के लेते हैं और ये नरम लोहे का क्रोड। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर है। मुख्यतः ट्रांसफार्मर में तीन भाग हो गए, प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली और ये नरम लोहे का क्रोड। तो इस प्रकार से काम करता है। अब देख लेते हैं सिद्धांत। क्योंकि देख चुके हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वह म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पे काम करता है। तो यहाँ पर देखते हैं, माना ये जो प्राथमिक कुंडली है इसमें जो कॉपर वायर है उसमें फेरों की संख्या को अपन NP ले लेते हैं और यह जो द्वितीयक कुंडली है इसमें जो कॉपर वायर है उसकी फेरों की संख्या को NS लेते हैं। इस पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल EP और द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ES। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से अपन प्राथमिक कुंडली के लिए देखते हैं उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल EP और यहाँ पर फेरों की संख्या लिया जाता है NP और इधर d∅/dt। माइनस चिन्ह यह बताता है कि कुंडली जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। इसको ले लेते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार अगर द्वितीयक कुंडली के केस में देखें, ये जो है प्राथमिक कुंडली के लिए है। द्वितीयक कुंडली के केस में देखें तो द्वितीयक कुंडली में भी अगर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को ES से, फेरों की संख्या को NS से, अगर प्राथमिक कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बिना ऊर्जा ह्रास के पूरी तरह से अगर द्वितीयक कुंडली में भी बद्ध हो जाता है तो उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स फाई होगा। तो इस कंडीशन में भी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से हमको को प्राप्त होता है ES = -NS d∅/dt। इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ES/EP = ES का वैल्यू यहाँ पर है -NS d∅/dt अपॉन EP का वैल्यू दिख रहा है अपने को -NP d∅/dt। तो यहाँ पर अपने को प्राप्त होगा ES/EP = माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, d∅t/d∅t कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने को प्राप्त होगा NS/NP। इसको ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड। तो इस प्रकार से मान के चलिए यदि प्राथमिक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल EP और इस पर आरोपित वोल्टेज VP दोनों इक्वल है एवं द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ES और इस पर प्राप्त आउटपुट वोल्टेज VS दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर लिख लेंगे यदि द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अपान प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल इक्वल टू द्वितीयक कुंडली का वोल्टेज प्राप्त वोल्टेज VS और प्राथमिक कुंडली को दी गई वोल्टेज VP। तो यदि ये दोनों इक्वल है तो इक्वेशन थर्ड को अपन लिख सकते हैं VS/VP = NS/NP। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 4। अब यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा IP
वह द्वितीयक कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा IS है। और अगर ट्रांसफार्मर जो है एक आदर्श ट्रांसफार्मर है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है वह 100% नहीं होती है जी, 90 से 99% के बीच में होती है। लेकिन एक आदर्श परिकल्पना हो कि जितना इनपुट दे रहे हो उतनी शक्ति के बराबर अपने को आउटपुट प्राप्त हो रहा है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% है, यदि ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% है तो यहाँ पर होता है निर्गत शक्ति इज इक्वल टू निवेशी शक्ति। तो अपने को पता है शक्ति का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू VI। तो यहाँ पर निर्गत शक्ति के लिए वोल्टेज जो है निर्गत वोल्टेज VS और निर्गत परिपथ यानी कि द्वितीयक कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा IS है। तो निर्गत शक्ति अपन लिख सकते हैं VS इंटू IS। इसी प्रकार निवेशी शक्ति के लिए जो वोल्टेज है वो VP और निवेशी यानी प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा IP है। तो निवेशी शक्ति के जगह में अपन लिख सकते हैं VP इंटू IP। तो देखिए यहाँ पे रखने के लिए अपने को चाहिए VS अपान VP। यहाँ पर लिख सकते हैं अपन VS, इधर से VP नीचे आ जाएगा और इधर से अपने को प्राप्त होगा IP और इधर से IS। तो इस मान को समीकरण 4 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 से, तो अपने को प्राप्त होगा VS अपान VP इज इक्वल टू NS अपान NP और इज इक्वल टू VS अपान VP की जगह में लिख सकते हैं अपन IP अपान IS। ये जो अपने को संबंध है या रिलेशन प्राप्त होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको R से शो करते हैं। ये जो संबंध है इसको इक्वेशन 5 ले लेते हैं और VS अपान VP इज इक्वल टू NS अपान NP इज इक्वल टू IP अपान IS। इन सब में संबंध बताने वाला एक रेशियो प्राप्त होता है, उसको R से दर्शाते हैं। और ये जो R है एक नियतांक है जिसे ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर के केस में परिणमन अनुपात का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि परिणमन अनुपात ही यह बताता है कि स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और फेरों की संख्या में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो देखते हैं अपन परिणमन अनुपात की स्थिति। तो यहाँ पर देखते हैं यदि VS का मान VP से कम है, यानी द्वितीयक कुंडली का वोल्टेज प्राथमिक कुंडली के वोल्टेज से कम है। तो देखिए VS का मान जो है कम है, तो VS की सीध में क्या दिख रहा है NS। तो NS का मान कम होगा VP, तो VP की सीध में NP एवं NS की सीध में क्या है IP। तो IP कम हो जाएगा IS से। तो क्या पता चला कि अगर द्वितीयक कुंडली का वोल्टेज कम है तो द्वितीयक कुंडली का वोल्टेज यानी निर्गत वोल्टेज कम किसमें प्राप्त होता है अपने को अपचायी ट्रांसफार्मर में। तो अपचायी ट्रांसफार्मर में देखते हैं कि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। तो दिख रहा है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम। यहाँ पर देखिए प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा कम होती है जबकि द्वितीयक कुंडली में ज़्यादा। तो अपने को पता है कि अपचायी ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में धारा का मान बढ़ जाता है और द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज कम हो जाता है। तो इस केस में यदि VS का मान VP से कम है तो अपने को अपचायी यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्राप्त होता है। और जब इसको वैल्यू को अपन समीकरण 5 में रखेंगे तो चूंकि जितने भी मान हैं वो ऊपर वाला कम है, तो इस कंडीशन में ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात हमेशा 1 से कम प्राप्त होता है। तो इस बात को आप नोट कर सकते हो कि अपचायी ट्रांसफार्मर के केस में ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात सदैव 1 से कम प्राप्त होता है। दूसरा स्थिति में यदि VS का मान VP से अधिक है तो अपने को पता है कि ऊंचाई यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में VS का मान सदैव VP से अधिक होता है। VS के सीध में है NS, तो फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली में प्राथमिक कुंडली से अधिक होगा एवं NS के सीध में IP है, तो IP का मान द्वितीयक कुंडली में बहने वाली धारा IS से कम होगा। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में देखते हैं अपन कि द्वितीयक कुंडली का वोल्टेज प्राथमिक कुंडली से अधिक यानी वोल्टेज को बढ़ाता है। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है जबकि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है और यह धारा को बढ़ाता है। तो धारा को देखिए धारा को घटाता है IP का मान
यहाँ पर अधिक है और द्वितीयक कुंडली की जो बनने वाली विद्युत धारा IH इसका मान कम हो जाएगा। यानी इन सभी बातों से पता चलता है कि यहाँ पर अपने को ऊंचाई ट्रांसफार्मर प्राप्त होता है। तो इन सभी वैल्यू को अपन इक्वेशन 5 में रखेंगे। तो देखिए जितने भी इसका ऊपर वाला पोर्शन है उन सभी में इसका वैल्यू अधिक है, अतः ऊपर वाला अधिक रहेगा, नीचे वाला कम रहेगा। तो अपने को ट्रांसफार्मर का परिणाम अनुपात R का वैल्यू हमेशा 1 से अधिक प्राप्त होता है। तो इस बात से पता चलता है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर के केस में ट्रांसफार्मर का परिणाम अनुपात का मान हमेशा 1 से अधिक ही प्राप्त होता है। यह हो गया ट्रांसफार्मर का सिद्धांत एवं परिणाम अनुपात की वैल्यू से हमको अपचाई एवं ऊंचाई यानी स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होता है। अब देख लेते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो किसी भी मशीन की दक्षता जो है इसको निकालने का एक फार्मूला होता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता का फार्मूला ईटा से शो करते हैं इसको, और आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज दोनों का जो अपान रहता है या फिर निर्गत ऊर्जा और निवेशी ऊर्जा दोनों के डिवाइड करेंगे तो जो प्राप्त होते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट वोल्टेज। तो देखते हैं कि जब इस वैल्यू को रखते हैं तो इसकी दक्षता जो है हमेशा 90 से 99% के आसपास प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर हमको 10 से 9% का लॉस होता है, क्षय होता है, वही ट्रांसफार्मर की ऊर्जा क्षय है। तो क्षय कहाँ से होती है इसमें हम लोग देखेंगे कि 4 अलग अलग प्रकार से ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय देखने को मिलता है। तो कौन कौन से ऊर्जा क्षय होता है देख लेते हैं अपन। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, तो ट्रांसफार्मर में पहले प्रकार का ऊर्जा क्षय देखने को मिलता है अपने को ताम्र क्षय। तो क्या होता है ताम्र क्षय? देखिए ट्रांसफार्मर में ताम्र यानी कॉपर कहाँ पाया जाता है। देखिए हमारे पास यह ट्रांसफार्मर है, इसमें 3 भाग होते हैं, प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली और ये आपका नर्म लोहे का बना हुआ पटलित क्रोट। तो इसमें ताम्र यानी कॉपर जो है हमको प्राइमरी एंड सेकेंडरी कुंडली में पाया जाता है। यानी इस तांबे के जो तार रहते हैं कॉपर वायर, उसमें जो ऊर्जा का क्षय होता है उसको ताम्र क्षय कहते हैं। हमको पता है कि कॉपर एक अच्छा चालक है, उसके बावजूद भी इसमें कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जूल के नियम के अनुसार इसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय हो जाता है। इस क्षय को ताम्र क्षय कहते हैं। इस क्षय को कम करने के लिए अपेक्षाकृत हमको आवश्यक मोटाई का कॉपर वायर लिया जाता है। दूसरा प्रकार का क्षय देखते हैं अपन चुंबकीय फ्लक्स क्षय। तो नाम से स्पष्ट देखिए चुंबकीय फ्लक्स कहाँ उत्पन्न होता है। जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप यहाँ पर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर इसमें ऊर्जा का अगर क्षय हो रहा है ऊष्मा के रूप में, तो सारे के सारे चुंबकीय फ्लक्स जो है पूरी तरह से द्वितीय कुंडली में बद्ध नहीं हो पाता है, जिसके कारण से जो ऊर्जा का क्षय होता है उसे चुंबकीय फ्लक्स क्षय कहते हैं। इस क्षय को कम करने के लिए प्राथमिक कुंडली के ऊपर ही द्वितीय कुंडली को लपेटकर ट्रांसफार्मर का निर्माण किया जाता है। तीसरा प्रकार का क्षय होता है वो होता है लौह क्षय। तो ध्यान दीजिए पूरे के पूरे ट्रांसफार्मर में लौह कहाँ को देखने को मिलता है। ये हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है इसका जो पटलित क्रोड है वो नर्म लोहे का बनाया जाता है। तो इसमें जो क्षय होता है उसको लौह क्षय कहते हैं। जब इसके कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और ये नर्म लोहे के क्रोड के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो इस पर भंवर धाराएं यानी ईडी करंट उत्पन्न हो जाता है। इस भंवर धाराओं के कारण इसकी ऊर्जा का क्षय होता है। इस क्षय को कम करने के लिए हमको कई छोटे छोटे प्लेटों के रूप में नर्म लोहे का क्रोड को वार्निश देकर आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं। यानी पटलित क्रोड का प्रयोग करके लौह क्षय को कम किया जा सकता है। चौथा प्रकार का क्षय देखते हैं शैथिल्य क्षय।
तो शैथिल्य क्षय कहाँ को देखने को मिलता है अपने को? देखिए ये ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो आपका नर्म लोहे का क्रोड है इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन नर्म लोहे के क्रोड के मध्य जो अचुंबकीय पदार्थ वार्निश है जी उसमें अचुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो बार बार चुंबकीय क्षेत्र अचुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र अचुंबकीय क्षेत्र के मान में लगातार परिवर्तन होने के कारण ही कुछ ऊर्जा का क्षय होता है उष्मा के रूप में। तो इस क्षय को कम करने के लिए हमको जो क्रोड है वो नर्म लोहे का बनाया जाता है, यानी नर्म लोहे का क्रोड या सिलिकॉन स्टील का क्रोड प्रयुक्त करने से शैथिल्य क्षय को काफी हद तक रोका जा सकता है। इन चारों के अलावा जो है एक प्रकार का और क्षय देखने को मिलता है जिसे हमिंग नॉइस या गुंजन क्षय बोला जाता है। शोर के कारण भिनभिनाहट की आवाज आती है, आपने कभी भी ट्रांसफार्मर देखा होगा उसमें आवाज आती है, तो इस प्रकार का जो क्षय होता है उसको गुंजन क्षय कहते हैं। तो ये आपका चार जो क्षय यही मेन है, एग्जाम में इसी क्षय के बारे में आता है। साथ ही एक नंबर का और क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होते हैं जैसे एल्यूमिनेटर है, पावर सप्लाई है, टेलीविज़न है, रेडियो है और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ वेल्डिंग करने वाले जो होते हैं वहाँ पर अत्यधिक विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ नाइट लैंप में भी प्रयोग किया जाता है और ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रूपांतरण करने के लिए भी ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। पावर हाउस में जो पावर पैदा होता है वो बहुत ही अधिक विद्युत धारा का होता है, उसको उसी रूप में अन्य इंडस्ट्रियल क्षेत्र या ऐसा आबादी वाले क्षेत्र जहां पर पावर की आवश्यकता होती है उसको उसी रूप में पहुंचाया नहीं जा सकते हैं। अतः सबसे पहले स्टेप अप यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को बढ़ाते हैं और धारा के मान को कम कर देते हैं। कम वाली धारा जो है पतले तार में कम खर्च में आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। वहां से पहुंचने के बाद ट्रांसफार्मर जो अपचाई ट्रांसफार्मर लिया जाता है, अपचाई ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को घटा के धारा के मान को फिर से बढ़ा सकते हैं और व्यावसायिक क्षेत्र या घरेलू क्षेत्र में जहां जहां अपने को जरूरत पड़ती है वहां पर उस ऊर्जा का प्रयोग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने ट्रांसफार्मर क्या है या कौन से सिद्धांत पे काम करता है, इसमें कितने भाग होते हैं, कौन कौन से ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसकी दक्षता क्या है, इसमें कौन कौन सी ऊर्जा हास है, ये आज हमने देख लिया। मुझे आशा है कि ट्रांसफार्मर के बारे में आपको काफ़ी हद तक जानकारी प्राप्त होगा।